हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो चार्ज कंडक्टर को, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से टच कराएंगे और टच कराते ही कुछ प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को समझना है। उस प्रोसेस से जुड़े हुए कुछ टर्म हैं, कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज और लॉस ऑफ एनर्जी। एक एक करके इन चारों टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं ए और बी, जिनकी कैपेसिटेंस है C1 और C2। मान लिया इस ए कंडक्टर को हमने Q1 चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बन गया, विभव बन गया V1, और इस बी वाले को हमने चार्ज दिया Q2 तो इसका पोटेंशियल हो गया V2। अब क्या होगा, मान लिया हमने कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। ऐसा क्यों माना? क्योंकि बेटा देखो, हमको यहां पर दोनों कंडक्टर को जोड़ना है, कनेक्ट कराना है, टच कराना है। तो जब भी दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से टच कराई जाएंगी तो टच कराने पर जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, आवेश वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हमको यही तो मेन चीज समझनी थी कि जब दो कंडक्टर्स को हमने टच कराया तो टच कराते ही क्या हुआ, टच कराते हुए चार्ज ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां? हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी पर। तो यहां पर एक का पोटेंशियल ज्यादा रखना है और एक का पोटेंशियल कम। दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों के पोटेंशियल बेटा बराबर हो जाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा। दोनों के लेवल एकदम सेम, ना तो चार्ज इससे इसमें जाएगा ना तो इससे इसमें आएगा। तो हमको यहां पर चार्ज का ट्रांसफर ही समझना है, इस तभी ये सारे टर्म वहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो एक का हमको पोटेंशियल ज्यादा मान लेना है, दूसरे का कम। अब वो मर्जी आपकी है कि V1 को बड़ा मानो या V2 को। तो हमने यहां पर V1 को बड़ा मान लिया और V2 को छोटा। तो लेट माना V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर ये V1 इज ग्रेटर देन V2 हो गया और अब आपने इसको टच कराया, टच कराते समय अब दो बातें हो सकती हैं। या तो आप दोनों कंडक्टर को डायरेक्ट टच करा दें, तो डायरेक्ट टच करा देंगे तो भी यही डेरिवेशन जैसे हमने किया वैसे ही रहेगा। या फिर आप इस तार का सहारा लें, तार का सहारा लेंगे। अगर तार से आपने टच कराया कंडक्टर से तो होगा क्या, देखिए ये जो तार हम लोग लेंगे, इस तार की अपनी कोई कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि इसके पास टोटल चार्ज जोड़ने से पहले था 10 कूलाम। अब ये 10 कूलाम से मान लीजिए 2 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होकर के इस बॉडी पर पहुंचना था। तो 2 कूलाम चार्ज यहां से निकला तो यहां 10 से बचेगा अब 8। 2 कूलाम इससे पहुंचा इसमें, यहां तो 8 बचा, पहले 10 था अब 8। तो कहोगे 2 कूलाम निकल गया। लेकिन क्या हो, जब यहां पर पहुंचे केवल 1 तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां से तो 2 कूलाम निकल गया, यहां पहुंचा 1 कूलाम तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कूलाम कहां गया? तो 1 कूलाम तो उसने रख लिया, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, इसकी भी अपने कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। तो हम यहां पर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें ये आए कि ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो आप ऐसा मान ले कि इसकी कैपेसिटी 0 है, ये नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का है, ये नगण्य धारिता का है। तो दोनों चालकों को हमने एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। तो चार्ज उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। चार्ज यहां से यहां तक जाएगा। चार्ज एक पिंड से दूसरे पिंड तक, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाएं, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाएं। तो एक का पोटेंशियल ज्यादा माना, एक का पोटेंशियल कम माना। चार्ज ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ आएगा, तो जैसे चार्ज नीचे आएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल कम होने लगेगा, क्योंकि चार्ज से निकल गया। तो ऐसे बराबर ये नीचे लेवल है, नीचे वाला ऊपर चलेगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इससे चार्ज निकल करके नीचे जाएगा तो इसका लेवल कम होता जाएगा, इसमें आके गिरेगा तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा दोनों के लेवल बराबर आएंगे। तो हम उसी टाइम के लिए फिगर बनाया है कि जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। ये बराबर वाला पोटेंशियल ही कहलाता है हमारा कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। यही हमने पहले कैलकुलेट किया है, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव। तो कैसे किया है इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहां पर हमने जैसे कनेक्ट कराया तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर वाले की तरफ गई, और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। अब चार्ज के साथ क्या होगा, सिंपल सी बात को समझना आप। यहां से चार्ज निकल करके इसमें पहुंचा, तो पहले इसके पास Q1 था, अब Q1 से कुछ निकल के इसमें पहुंचेगा तो पक्की बात है Q1 से आंसर कुछ कम आएगा, तो हमने मान लिया Q1 डैश। यहां से चार्ज निकल के यहां पहुंच गया, पहले Q2 था, अब यहां से निकल के भी कुछ चार्ज इसमें आ गया, तो इसका आवेश और बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमने मान लिया Q2 डैश हो गया, तो ये Q2 डैश कर लिया। अब हमारा पहला टॉपिक आया कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। तो अब इसको निकालने के लिए देखिएगा, बहुत आराम से देखें। सबसे पहले हमने लिखा है बिफोर कनेक्टिंग, और फिर हमने आगे लिखा था आफ्टर कनेक्टिंग। यानी कि आपको इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए एक बार इस फिगर को देखना है और एक बार इस फिगर को देखना है। क्या देखना है बेटा, देखो जोड़ने से पहले इस कंडक्टर के लिए चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर C1 V1। कैसे, C बराबर Q अपॉन V होता है, पढ़ा है हम लोगों ने, तो Q बराबर आ जाएगा C इंटू V। तो Q बराबर लिख दिया हम लोगों ने C इंटू V। पहला कंडक्टर था सब में 1 1, क्योंकि इसका QB1, इसका CB1, इसका VV1 सब में 1। इसी तरह से दूसरे कंडक्टर के लिए हम लोग लगा दिया Q2 बराबर C2 V2। समझ आ रही बात, C बराबर Q अपॉन V से आप लगाओगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा C इंटू V। तो इस फॉर्मूले को आप इसके लिए लगा लो और इसी फॉर्मूले को आप इसके लिए लगा लो। इसके लिए लगाओगे तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अब आपको इसका चार्ज भी पता चल गया, इसका चार्ज भी पता चल गया, फिर आपने टोटल चार्ज निकाल लिया कि भाई टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज जो इसका आएगा वो Q1 प्लस Q2 आएगा, तो Q1 प्लस Q2, Q1 का मान पता है रख दिया, Q2 का मान पता है रख दिया, C1 V1 प्लस C2 V2। और इसको हमने एक सिंबल दे दिया Q इन। Q इन IN हमने लगाया है इनिशियल के लिए, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, तो Q इनिशियल प्रारंभ में टोटल चार्ज इन इनिशियल कंडीशन Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 3। समझ आ रही है बात। अब सिमिलरली हम लोगों ने बाद में भी कर लिया आफ्टर कनेक्टिंग इस परिस्थिति में। अब यहां पर इसका चार्ज निकालो, Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, जोड़ने के बाद सेम हो जाएगा, और Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V। जोड़ने के बाद में टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसका Q1 डैश, इसका Q2 डैश, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही दोनों को ऐड किया तो C1V प्लस C2V, V कॉमन है बाहर आ गया, दोनों को आप रखोगे, दोनों से V सेम है, कॉमन है, बाहर आ जाएगा। हमने इस टोटल चार्ज को बोल दिया QFI। FI का मतलब है फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम। यहां पर निकाला था Q इनिशियल प्रारंभिक आवेश, और यहां निकाला है Q फाइनल अंतिम आवेश। प्रारंभ में आवेश कितना था, अंत में आवेश कितना है। अब एक फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, प्रारंभ का आवेश इज इक्वल टू अंतिम आवेश। तो प्रारंभ में आवेश Q इनिशियल था, अंत में Q फाइनल था। Q इनिशियल की वैल्यू हमको ये पता थी, उठा के रख दिया। Q फाइनल की वैल्यू बेटा ये निकाली थी, उठा के रख दिया। दोनों को हमने बराबर किया तो यहां से V का मान आ गया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अपॉन में भेज दिया था। ये जो V मिला, ये V है इन दोनों कंडक्टर्स का कॉमन पोटेंशियल। दोनों कंडक्टर जब जोड़े जाएंगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आएगा, लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी में आएगा, और तब तक आएगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए। तो वो जो सेम पोटेंशियल होता है उसी को हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला इस तरह से निकल के आया
कैसे प्रोसेस करी गई है, पहले बिफोर कनेक्टिंग हम लोगों ने इसका चार्ज निकाला, इसका चार्ज निकाला, दोनों को जोड़ दिया Q इनिशियल, फिर इसका चार्ज, दोनों को जोड़ दिया Q फाइनल, फिर जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा, क्योंकि कंजर्वेशन है, संरक्षण का नियम है आवेश के, दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर कर दिए, V की वैल्यू निकाल लिया। कोई समस्या? अब आप इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 7 में बी रिटेन एज इक्वेशन 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? C1V1 आपने क्या लिखा है, C1V1 को आप Q1 लिख सकते हैं, C2V2 को आप Q2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने C1V1 को लिख दिया Q1 और C2V2 को लिख दिया Q2 और अपॉन में लिखा है C1 प्लस C2। कोई बात नहीं। Q1 प्लस Q2 क्या है? टोटल चार्ज। Q1 प्लस Q2 तो टोटल चार्ज बन गया ना, तो टोटल चार्ज। अब ये टोटल चार्ज चाहे पहले के लो चाहे बाद का फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वहां पर चाहे Q1 प्लस Q2 लिखा हो चाहे Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखा हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना चार्ज पहले है टोटल उतना ही बाद में भी है, तो टोटल चार्ज ही सही है। यहां पर ये लिखना कोई जरूरत नहीं है इनिशियल टोटल चार्ज, हालांकि Q1 प्लस Q2 लिखा है तो वो तो इनिशियल वाला है ना, प्रारंभिक आवेश है, तो प्रारंभ में जितना आवेश है उतना ही अंत में भी है, तो यहां पर केवल टोटल चार्ज ही लिखना उचित है, अंत या प्रारंभ के कोई मतलब नहीं है, टोटल आवेश उतना ही रहने वाला है। अपॉन में C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 टोटल मिल गई। समझ आ रही बात कि बेटा ये Q1 और Q2 को हमने टोटल चार्ज बोला है और ये टोटल चार्ज सेम होता है, ये कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है। जैसे यहां पर 10 कूलम चार्ज था, यहां पर 5 कूलम है, ट्रांसफर होना है 2 कूलम, तो 10 और 5 तो अभी 15 है, जोड़ने के बाद क्या 15 रहेगा? यस, 10 कूलम से 2 कूलम निकलेगा, यहां पर 8 कूलम बचेगा, 2 कूलम इसमें पहुंचेगा तो 5 पहले से था, 2 और आ गया, 5 2 7, यहां 10 में से 2 निकल गया तो 8, यहां 5 में से 2 मिल गया तो 7, 8 7 अभी भी 15। यही है चार्ज कंजर्वेशन लॉ कि जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या है कि जितना टोटल चार्ज इनिशियल में था उतना ही फाइनल में भी रहेगा। तो यहाँ Q1 प्लस Q2 लिखा है, तो चाहे इसको आप इनिशियल समझ लो चाहे फाइनल समझ लो, टोटल चार्ज ही है अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर इस V के फॉर्मूले से आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे न्यूमेरिकल बेसिक कुछ हम बात कर लेते हैं, आपको अगर कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरा सब कुछ आप आराम से नोट कर सकते हैं कॉपी पर, ठीक है बच्चा। हम इसको रफ करके हम न्यूमेरिकल के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था C1V1 प्लस C2V2। अब आपके पास में 2 कंडक्टर हैं ऐसे, इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड। आपसे कहा जाए कॉमन पोटेंशियल निकालना है, बहुत आराम से निकाल लेंगे। C1 का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, V1 का मान 20 रख देंगे, C2 का मान 2 रख देंगे, V2 का मान 10 रख देंगे अपॉन C1 प्लस C2 1 प्लस 2, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब C की वैल्यू आप चाहे तो माइक्रो को हटा लें या ना हटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर भी C है नीचे भी C है। अगर एक में आप माइक्रो लगाओगे हटाओगे, दूसरे में भी हटाओगे, 10 की पावर -6 कॉमन आएगा, नीचे भी 10 की पावर -6 कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। तो ऐसे फार्मूलों में जहाँ पर ऊपर भी वही क्वांटिटी हो नीचे भी वही क्वांटिटी हो तो चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता, आप ना चेंज करें ठीक रहेगा, वो भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर ऐसे फार्मूले बड़े सिंपल से हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आप बहुत आराम से इस फार्मूले से लगा सकते हैं। एक काम और हो सकता है, क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ करने के लिए आपको कैपेसिटी नहीं देगा, इसकी रेडियस दे देगा। पहले वाले की रेडियस है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की जो रेडियस है उसने कहा भैया 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहां पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ऐसा फॉर्मूला प्रूफ कराया है। तो इसका R यहां रखो, R1 तो C1 मिल जाएगा, फिर इसका R2 यहां रख करके सॉल्व करो तो आपको C2 भी मिल जाएगा। एक बार इसके लिए लगाइए फॉर्मूला, एक बार इसके लिए लगाइए, C1 और ये C2, ये C1 ये C2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो इसके लिए R का मान यहाँ रखो तो आपको C1 C2 मिल जाएंगे, तब उठा करके यहाँ मान रखना है, V वोल्टेज दिए जाएंगे और C निकाल लोगे आप। ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 2 कंडक्टर दिए हैं, रेडियस आपको दे देगा R1 R2 के मान, अब इस बार वोल्टेज देगा ही नहीं, कहेगा इसको हमने चार्ज दिया था भैया 50 माइक्रोकूलम और इसको दिया है हमने 20 माइक्रोकूलम।
चार्ज दिया है, तो अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा कि टोटल चार्ज कितना है भैया, 50 और 20 70 हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया 70 माइक्रो कूलम। माइक्रो को हटा लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। टोटल कैपेसिटेंस फिर से वैसे निकालेंगे, आर पता है तो सी निकाल लेंगे, आर पता है तो सी निकाल लेंगे, फिर दोनों सी को ऐड कर देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस भी मिल जाएगी, यहां रख देंगे तो भी मिल जाएगा वोल्ट में। तो आप यहां पर इस तरीके से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हैं जिनको आप आराम से लगा सकते हैं। तो आप अपनी बुक में देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे और आराम से लगा सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तब देख लेंगे हम लोग। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, कॉमन पोटेंशियल। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जैसे ही आप दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज इधर से उधर आएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज इससे इसमें जाएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता तो चार्ज इसमें आ जाता। तो ये चार्ज का जो ट्रांसफर होने लगता है, पोटेंशियल को बैलेंस करने लगता है, विभव बराबर होने लगता है, ये चार्ज का ट्रांसफर ही कहलाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। तुरंत एक्सचेंज होकर के वो बैलेंस करने का प्रयास करेगा पोटेंशियल को। तो यहां पर एक रिजल्ट बनता है। क्या रिजल्ट है, देखिए इक्वेशन नंबर 4/5 कर दे, हमने रफ कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा। इक्वेशन नंबर 4 ये थी और इक्वेशन नंबर 5 ये है, जिसमें Q1 डैश बराबर C1V लिखा है और Q2 डैश बराबर C2V। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो V से V कट जाएगा, क्योंकि तो कॉमन पोटेंशियल है, सेम है, दोनों का V है। दोनों जब कट जाएगा तो C1/C2 आएगा। और ये कहना चाह रहा है, हेंस redistribution of charges in between two conductors is equal to the ratio of their capacitances। मतलब कि दो कंडक्टर्स के बीच में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी कैपेसिटी के रेशियो में होता है। मतलब कि अगर इसकी C1 की वैल्यू बड़ी तो उसके पास चार्ज भी बड़ा होगा, और उसकी कैपेसिटी C2 छोटी तो उसका चार्ज भी छोटा होगा। मतलब जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी उसके पास चार्ज ज्यादा रहेगा, जिसकी कैपेसिटी कम उसके पास चार्ज भी कम रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ऐसे एक्सचेंज होगा वो कि वो बड़े वाली कैपेसिटी के पास ज्यादा ही चार्ज होगा और छोटे वाली कैपेसिटी के पास छोटा ही चार्ज होगा। इस तरीके से वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुनर्वितरण हो जाएगा और V का मान सेम भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे C1 C2 का अगर हो 2/1 आंसर आ जाए कि इनका जो अनुपात आया वो 2/1 आया, तो चार्जेस का जो अनुपात आएगा वो भी 2/1 आएगा। इसका मतलब कि Q1 डैश का जो मान आएगा वो Q2 डैश से 2 गुना ज्यादा आएगा। ऊपर 2 है, नीचे 1 है। Q1 डैश का मान अगर 1 है तो Q1 डैश का मान 2 रहेगा। 2/1 आंसर अगर आपने निकाला क्वेश्चन में, तो इसका 1 है तो इसका 2, यानी कि अगर 10 गुलाम है तो उसका 20 गुलाम, ये 100 गुलाम है तो उसके पास 200 गुलाम रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हमारा अगला टॉपिक है अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। ये जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है वो एक्चुअली में कितना है, हम कैसे पता करें कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो बहुत आसान है ये। अगर यहां पर आपको 10 कूलाम चार्ज पता है, लास्ट में मालूम पड़ जाए कि इसके पास 8 कूलाम है, तो 10 में से 8 घटा देंगे आप, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश कर लेंगे, 2 कूलाम मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि Q2 डैश में से 100 घटा दो, मतलब कि यहां पर 5 था, यहां पर 2 मिल गया तो 7 हो चुका, 7 में से 5 घटा देंगे तो भी 2 मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहां बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए, चाहे यहां बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए, दोनों से ही आपको ट्रांसफर मिल जाएगा कितना चार्ज हो गया। देखिए बच्चों, अब हमारा थर्ड टॉपिक है अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। समझते हैं इसको। मान लीजिए प्रारंभ में इसके पास 10 कूलाम चार्ज है, इसके पास 10 कूलाम चार्ज है और इसके पास 5 कूलाम है। जो ट्रांसफर अगर हुआ है, मान लो 2 कूलाम हुआ, तो यहां पर कितना बचेगा, 8 कूलाम बचेगा। 2 कूलाम तो इससे निकल जाना है, तो 2 कूलाम निकला तो यहां पर 10 से 2 निकल गया, तो यहां पर हो गया 7। सर क्या समझ पाए आप ये बात? 10 था, 2 निकल गया तो कितना बचा, 8। अब यहां 2 पहुंच गया तो पहले 5 था, तो 5 2 7 बन जाएगा। अब कितना ट्रांसफर हुआ निकालेंगे कैसे, तो 10 में से 8 घटा दें या तो
तो 2 मिल जाएगा, या 7 में से 5 घटा दें, बड़े वाले में से छोटा वाला। तो इस परिस्थिति में आप कर सकते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश। या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं 7 माइनस 5, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, Q2 डैश माइनस Q2, Q2 डैश माइनस Q2। तो भी आपको अमाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्ज मिल जाएगा। इसको डेल्टा Q से लिख देते हैं हम लोग। तो आप चाहे ये वाला पोर्शन लेकर के सॉल्व करें, चाहे ये वाला पोर्शन लेकर सॉल्व करें, आंसर दोनों से वही आएगा। तो हम एक ये वाला लेके सॉल्व कर रहे हैं केवल, आप घर में बैठ करके इस वाले को सॉल्व करिएगा, आंसर वही आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। Q1 का फॉर्मूला है C1V1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। Q1 डैश बराबर है C1V, ये हमारी 4th इक्वेशन है। आप रिवर्स करके देख सकते हैं आराम से, अगर कॉपी में अपने नोट कर लिया है तो देख लीजिए तुरंत। C1V1 लिख दिया एज इट इज, माइनस C1 V कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये प्रूफ किया था हम लोगों ने, तो यहां V की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख दी कॉमन पोटेंशियल। अब हम लोगों ने इस C1 के अंदर मल्टीप्लाई कराया है, तो C1 स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लिया, तो ये C1 प्लस C2 यहां पहुंचेगा, यानी कि इस वाले टर्म का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा। तो जब इससे गुणा होगा तो C1 स्क्वायर V1 आ जाएगा, इससे गुणा होगा तो C1 C2 V1 आ जाएगा, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, ये साइन पलट जाएगा, अपॉन में C1 प्लस C2। और C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1 एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दो टर्म बचे हैं आपके, दोनों से ही C1 और C2 कॉमन है, वो लेके बाहर रख दिया, बच्चा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये है ट्रांसफर कितना हुआ है चार्ज, इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल लगाते समय जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, और ना ही हम कभी करने वाले हैं, क्योंकि हमको याद भी नहीं होता ये फॉर्मूला, इतना लंबा चौड़ा कौन याद करें। तो आप आराम से न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना है कि पहले कंडक्टर पे कितना चार्ज था, फाइनल में कितना बचा है, बस ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा चार्ज कितना हुआ है। हाँ, अभी ध्यान रखिएगा, अभी भी टोटल चार्ज उतना ही होगा। चार्ज कंजर्वेशन चला 10 5 15 8 7 भी 15, तो टोटल चार्ज सेम रहेगा। हाँ, एक एक कंडक्टर पे तो चेंज हो जाएगा, इस पे 10 है, इस पे 8 है, इस पे 5 है, इस पे 7 है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकाली गई है, तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। हम ये चार्ज को हटा देते हैं जो लिखा था हमने ट्रांसफर कराने के लिए समझाया था। अब यहां पर हम कुछ दूसरी तरह से बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी को जोड़ दें, आंसर आया हमारा 500 जूल। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जोड़ने के बाद इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, दोनों को जोड़ा, एनर्जी आई 400 जूल। तो यहां पर आप 500 जूल देख रहे हैं, यहां पर 400 जूल देख रहे हैं, तो एनर्जी में हो गया कुछ लॉस। यही लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। फिलहाल सवाल तो ये है यहां पर कि ये हमने 400 लिख कैसे दिया, यहां 600 क्यों नहीं हो गया। एनर्जी बढ़ भी सकती थी, फिर घट सकती है तो बढ़ भी सकती थी, या फिर हमको कोई लॉजिक पता हो कि क्यों घटी है। तो इस टॉपिक के लास्ट में हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे घट रही है, क्या हुआ। तो फिलहाल आपको अगर लॉस निकालना है तो प्रारंभ में टोटल एनर्जी निकाल लें और लास्ट में टोटल एनर्जी निकाल दें, फिर हम दोनों एनर्जी को घटा दें, फिर हमारी लॉस मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए बिफोर कनेक्टिंग, जोड़ने से पहले की एनर्जी निकाली हमने, यू इनिशियल, प्रारंभ की ऊर्जा, यूए प्लस यूबी, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया। तो U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर किसी कंडक्टर के लिए, पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं, नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद हाफ CV स्क्वायर इस कंडक्टर के लिए, इसके लिए भी, दुबी वाले के लिए भी हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसी तरह से जोड़ने के बाद टोटल जो ऊर्जा आएगी वो U फाइनल बराबर UA प्लस UV। तो UA कितना आ जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद में पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो दोनों के सेम पोटेंशियल। V स्क्वायर कॉमन भी दिख रहा था, कॉमन भी ले लिया। अब यहां पर आपको पास U फाइनल मिल गया। अब आपको निकालना सो द लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, ज्यादा वाली ऊर्जा में से कम वाली घटानी है, यानी कि ऊपर वाली ऊर्जा में से नीचे वाली, तो U इनिशियल में से U फाइनल को घटा दिया। ये वाली ऊर्जा जोड़ने से पहले की माइनस जोड़ने से बाद की। ये लाइन हमने फिर से यहां लिख दिया, सबसे 1/2 कॉमन था, ले लिया। फिर लिखा था C1 V1 स्क्वायर, लिख दिया। फिर लिखा था C2 V2 स्क्वायर, लिख दिया, माइनस
हाफ चला गया है बाहर, C1 प्लस C2 बचा, वो लिख दिया। इसके बाद V का स्क्वायर, V है कॉमन पोटेंशियल और इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस V की जगह पर वही पूरा फॉर्मूला रख दिया और होल स्क्वायर भी लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, ये एक लंबी कैलकुलेशन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए बच्चों, डेल्टा U हम यहां तक लिख चुके थे, आगे हमने सब कुछ वैसे ही लिख दिया। बस हमने यहां पर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर जो था उसको खोल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर। यहां पर C1 प्लस C2 लिखा हुआ है, यहां पर होल स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी तो एक C1 प्लस C2 बच गया और ये जो लिखा हुआ है एज इट इज हमने छाप दिया। नेक्स्ट लाइन से, ये तार मुझे परेशान कर रहा है, नेक्स्ट लाइन से C1 प्लस C2 का हमने एलसीएम ले लिया। C1 प्लस C2 यहां पहुंचेगा और C1 प्लस C2 यहां भी पहुंचेगा। तो जब ये C1 प्लस C2 यहां पहुंचा तो इसका गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जब इससे गुणा इसके साथ कराओगे तो C1 इंटू C1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर इसी तरीके से ये यहां पहुंचेगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो C2 C1 V2 स्क्वायर, इसका गुणा इससे भी तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा के पूरा लिख दिया। अब आप इस पूरी लाइन में देखिए कौन कौन से टर्म कट रहे हैं। ये पहला और चौथा टर्म ये इससे कट जाएंगे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। अब बचा आपके पास एक ये वाला टर्म, देखिए इसको हम गोले में बंद कर दे रहे हैं। जो बचे हुए टर्म में ये वाला टर्म बचा है, ये बचा है और एक ये बचा है। तो इन तीनों टर्म में देखिए आप C1 C2 दिखाई दे रहा होगा, C1 C2 यहां पर भी C1 और C2। तो दोनों इन तीनों टर्म से हमने C1 C2 को कॉमन ले लिया तो बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2, ये बच गया। और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां पर हमको क्या पता चल रहा है इस फॉर्मूले को देख करके, देखिएगा ये कैसे एक्सप्लेन करेगा कि यहां पर लॉस होना है, ये एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती, कम ही रहेगी। कैसे बताएगा? 1/2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट वो तो चेंज हो नहीं सकता। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकती, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्यों? क्योंकि किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस या तो कुछ होगी, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कुछ होगी, तो उसको आप कुछ सी से लिख देंगे जो भी वैल्यू है, या फिर कैपेसिटेंस नहीं होगी। कैपेसिटेंस अगर नहीं होगी तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी सी की। अब कैपेसिटेंस नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है। क्या वो चार्ज अपने आप से देना स्टार्ट कर देगा वो प्रोड्यूस कर करके? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो मिनिमम वो जीरो हो सकती है, जीरो से ज्यादा जीरो से नीचे नहीं जा सकती नेगेटिव में। तो यहां पर तो C1 C2 भूल ही जाइए, अब माइनस का होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। V1 माइनस V2 का, हाँ यहां पर एक चांस हो सकता था कि अगर V2 बड़ा हो जाए और V1 छोटा तो फिर ये आंसर माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है फिर वो प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए डेल्टा U में कोई ऐसा टर्म नहीं है जो माइनस का आंसर दे पाए, ना तो ये, ना ये C1 C2 और ना ही ये, क्योंकि V1 माइनस V2 प्लस और माइनस का हो सकता है, वो डिपेंड करता है V2 बड़ा है कि नहीं, लेकिन वो स्क्वायर होने की वजह से वो भी प्लस का हो जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू डेफिनेटली पॉजिटिव। 100% ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको अब लिखिए डेल्टा U को U इनिशियल माइनस U फाइनल। डेल्टा U को क्या लिखोगे? U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये तो लिख के आया था शुरुआत में, देखिए अब डेल्टा U को लिखा था प्लस पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव आया है, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब बेटा ये निकल के आया कि यहां पर वैल्यू अगर 500 लिखे, एग्जाम्पल के तौर पे संख्याएं लिखी जा रही हैं, इसको आप पकड़ के चिपक के मत बैठ जाना कि 500 ये 400 ये, एग्जाम्पल दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ये है 400 बराबर पॉजिटिव। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो पॉजिटिव देगा कि U इनिशियल बड़ा हो और U फाइनल छोटा हो। लेकिन अगर U फाइनल छोटा हो गया और U इनिशियल बड़ा हो गया, U इनिशियल बड़ा हो जाए, U फाइनल बड़ा हो जाए और U इनिशियल छोटा हो जाए तो आंसर माइनस का आ जाएगा। लेकिन आंसर हमारा कैसा आया है? प्लस का ही आया है, माइनस का ही नहीं सकता। सॉल्व करने पर आंसर कैसा मिल रहा है? प्लस का। ये प्लस है तो फिर ये भी प्लस होगा, और ये प्लस कब हो पाएगा? जब U इनिशियल
बड़ा हो यू फाइनल से। कंडीशन निकल आई कि 100% जब दो कंडक्टर, आप अगर उनमें चार्ज है, दो चार्ज्ड कंडक्टर जब एक दूसरे से टच कराए जाएंगे तो उनकी एनर्जी जब निकालोगे तो यू इनिशियल आपको ज़्यादा ही मिलेगी यू फाइनल से, ज़्यादा है फाइनल से। यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का लॉस होना लगभग तय है। जब दो कंडक्टर आपस में टच कराए जाएंगे तो एक की एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे बार में एनर्जी कम है जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर दो कंडक्टर को टच कराने पर एनर्जी का लॉस होगा ही, कंफर्म है, डेफिनेटली होगा। कैसे होता है एनर्जी का ये लॉस, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि एक ज़्यादा आ रहा है एक कम आ रहा है, वो तो लॉस होगा ही। कहाँ जाती है ये लॉस होने वाली एनर्जी? तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जब भी दो चार्ज्ड कंडक्टर टच कराए जाते हैं, जैसे कोई तार आप ले लीजिए, बैटरी के तार, एक प्लस एक माइनस, तो वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही टच कराएंगे आप तो चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा, और इस दौरान क्या होता है बेटा? इस दौरान हल्की सी चिंगारी निकलती है, कि स्पार्क निकलता है, और यही स्पार्क, यही लाइट जो निकल रही है, यही एनर्जी में लॉस करा रही है, क्योंकि इस स्पार्क में लाइट एनर्जी भी शामिल है, प्रकाश है, इसमें साउंड एनर्जी भी है, चिट से आवाज़ भी कुछ करके आती है, इसमें कुछ गर्माहट भी है, अगर आप छूते हैं तो कुछ गर्मी का एहसास होगा, हीट एनर्जी भी है, तो इसमें लाइट एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी है। तो ये सारी एनर्जीज कहाँ से आती हैं? ये यही इनिशियल एनर्जी से ले ली जाती हैं और ये स्पार्क के फॉर्म में खर्च हो जाती है, तो अब बची हुई ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट में आप लिखिए और मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कैपेसिटर, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।